अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हारिस, बाकियों को भी बुला लें। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों रोज़ाना पूछा जाता है कि आज क्लास है कि नहीं है। एक बार लिंक सेंड किया हुआ है, आई गेस वेडनेसडे का सेंड किया हुआ है। अच्छा जी, आज हमने चैप्टर 6 शुरू करना है अपना। चैप्टर 5 के 5 पेपर्स मैं एक बार आपको करवाऊँगी जब आप सब मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे कि आपके पास बुक मौजूद है वो। एट लीस्ट सॉफ्ट में या हार्ड में जैसे भी। तो आप एक दिन पहले मुझे बताएँगे और देन हम उसके 5 पेपर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 6 अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ और चैप्टर 6 आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर 6 है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो चैप्टर 5 में हमने चीज़ें पढ़ी थीं, इंटरनल कंट्रोल्स क्या-क्या पढ़े थे, अब वो यहाँ पे सारे एप्लीकेबल होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल हमने चैप्टर 5 में अंडरस्टैंडिंग ले ली और अब उन कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करना है ऑडिटर ने, ये अब वो चैप्टर 6 में आपने सीखना है। तो आपको पता है कि जी जैसे मैंने आपको बताया था कि IS2 इन्वेंट्री सही वैल्यू पे रिकॉर्डेड है कि नहीं है, ये आपने चेक करना है। तो आपको पहले IS2 का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है? इसी तरह इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने से पहले इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो वो जो कि आपको पता चल चुका है। तो हम शुरू करते हैं जी चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम ही है जी आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इट्स मीन के जी ये ऑडिटर साहब का एक प्रोसीजर है। जैसे ऑडिटर साहब के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर नहीं है। इंटरनल कंट्रोल तो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन करना मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना ये ऑडिटर की ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी क्यों है? इसलिए नहीं कि जो उसने सेपरेट पे रिपोर्ट देनी है इसके ऊपर, रिपोर्ट एक जो है वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देनी है। रिपोर्ट इस पे नहीं देनी होती उसने कंट्रोल्स पे। वो क्यों टेस्टिंग करता है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 के अंदर हम क्या-क्या देखेंगे जी? हम सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझेंगे। फिर एक होता है जी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है? कैट्स जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। जैसे इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटेड और कंप्यूटर में इनबिल्ड होते हैं। अब उसी तरह जब पेपर में कोई चीज़ हमारे पास सामने मौजूद नहीं है, एक चीज़ पेपर में मौजूद हो तो हम उसको टेस्ट कर लें। लेकिन अगर एक चीज़ सिस्टम के अंदर मौजूद है और कल हमने ये भी सीखा था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, सम टाइम डॉक्यूमेंट्स हार्ड में अवेलेबल नहीं होते। वो सिस्टम के अंदर ही सब कुछ चल रहा होता है। सिस्टम के अंदर ही एंट्री हो गई, सिस्टम के अंदर ही सारी डेप्रिसिएशन खुद ही से कैलकुलेट हो गई, सिस्टम के अंदर ही लेजर्स अपडेट हो गए, सिस्टम के अंदर ही ट्रायल बैलेंस बन गया। ये सारा काम सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। तो फिर अब हम क्या करें? हम कंप्यूटर के अंदर किस तरह से घुसे? तो फिर इसमें वो कहते हैं कि जी आप भी फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें ऑडिट के लिए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स।
तो अब आप भी ऑडिट करने के लिए कंप्यूटर की जरा हेल्प ले लें, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑडिट कैट्स में आप दो तरह के जो है वो देखेंगे टेक्निक में। एक होते हैं जी ऑडिट सॉफ्टवेयर, तो एक होता है टेस्ट डेटा। ऑडिट सॉफ्टवेयर मैं अभी आपको नहीं कराऊंगी। ऑडिट सॉफ्टवेयर ऑडिटर साहब यूज करता है इन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को टेस्ट करता है जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई करता है। एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई भी एक आप उठा लीजिए, प्रॉपर्टी प्लान, इक्विपमेंट, और इन सब पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर लाजमी करने होते हैं, ये मैंडेटरी होते हैं। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने होते हैं कि नहीं, इस पे अब सवाल है। अब ये जो टेस्ट डेटा है ये यूज किया जाता है जब कंट्रोल्स आपने टेस्ट करना है, तब आप टेस्ट डेटा यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या पढ़ना है जी, आपने सेल का पूरा सिस्टम देखना है। सेल होती कैसे है, ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, चीज़ें जब ऑर्डर प्लेस होने के बाद फिर चीज़ें जो है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाती हैं, फिर रिकॉर्डिंग कैसे होती है, फिर इनवॉइस कैसे बनती है, वो सारा एक पहले तो आप सिस्टम सीखेंगे। उस प्रोसेस के जब आप सीख रहे होंगे, साथ ही साथ आप ये देखते रहेंगे हर एक एक फेज में रिस्क क्या है, और हर उस फेज में आपके कंट्रोल्स क्या होने चाहिए। जब कंट्रोल लगे तो फिर आपने एक एक फेज, एक एक स्टेप में देखना है कि फिर आप उन कंट्रोल्स को आप टेस्ट कैसे करेंगे। सेल्स का सिस्टम आप देखेंगे, कंप्लीट डिटेल आप सीखेंगे, परचेज, फिर कैश, ठीक है। कंपनी में सेल परचेज कैसे होती है, इसका पूरा एक सिस्टम है। परचेज कैसे होती है, जैसे परचेज ऑर्डर बना, फिर गुड्स डिलीवरी नोट जो है वो गुड्स रिसीट नोट बना, जब गुड्स चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें सारी। कैश की पेमेंट किस तरह हुई, कैश किस तरह से इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसका, इसका क्या प्रोसेस है, ये सीखेंगे। इन्वेंट्री इनवर्ड आउटवर्ड, इसका क्या प्रोसेस है। पेरोल, पेरोल आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरीज कैसे पे की जाती हैं, सैलरीज कैलकुलेट कैसे होती हैं, उसकी एंट्री क्या होती है, ये सारा कुछ सीखेंगे आप। और सम टाइम अगर एंटिटी के फिक्स एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिक्स एसेट्स को परचेज करने का भी एक सेपरेट प्रोसेस बना दिया जाता है। ये प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये अकाउंट बैलेंसेस नहीं है, ये सेल का सिस्टम, ये परचेज का सिस्टम, ये कैश का प्रोसेस, ये इन्वेंट्री का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जी सबसे पहले अब देखिए हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डिटेल थोड़ी समझते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म हर कंपनी ने करने होते हैं, सॉरी ऑडिटर ने हर एंटिटी पे अप्लाई करने होते हैं, लाजमी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो इन एनी केस उसने परफॉर्म करने ही करने, मैंडेटरी हैं। चाहे एंटिटी कितनी भी अच्छी और उसके कंट्रोल कितने ही अच्छे और इफेक्टिव क्यों ना हो, हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने ही होते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अब आपको पता है कि जी जैसे हम गए ऑडिट पे, हमारे सामने है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है मेन वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी कैसे होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी, तो वो ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, फिर उनको बैलेंसेस को कैलकुलेट किया होगा, ठीक है जी। तो ट्रांजैक्शन के बैलेंसेस वगैरह आ रहे होंगे, वो सारों को आप कंबाइन करके तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होंगी। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस एक प्रोसेस के थ्रू हो रही होती हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही होती है, सेल हो रही होती है, तो उसका पूरा एक प्रोसेस है। ये ऊपर वाले ये जितने भी हमने प्रोसेस पढ़े, इन प्रोसेस से गुजर के ट्रांजैक्शन जो है वो बैलेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। लेट से अगर मैं सेल की बात करूं, सेल्स अगर मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 मिलियन की लेट से सेल आ रही है,
तो ये 100 मिलियन की सेल एक दिन में नहीं हुई, ठीक है। सपोज 100 मिलियन की सेल में आप कह देते हैं कि जी 1 मिलियन की गुड्स हैं, क्वांटिटी है, और मल्टीप्लाई बाय आप कहते हैं कि 100 दैट इज प्राइस। तो इस तरह से कैलकुलेट हो 100 मिलियन आई। अब ये क्वांटिटी और प्राइस दोनों किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। जब अब दो तरीके हैं आपके पास। एक तो ये तरीका है कि आप इन ट्रांजैक्शंस पे फोकस करें। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो ट्रांजैक्शन आ रही है, लेट से सेल्स की फिगर आ रही है, आप सेल्स के सारे वाउचर्स निकलवा लें, सेल्स के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख लें, ठीक है। एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को आप जाके डायरेक्टली वेरीफाई कर लें। एक तो तरीका ये है, ठीक है। और इसको कहते हैं जी, ये आपने क्या किए हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए। जब आप कहते हैं जी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं है, वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपने वो ये कुछ याद आ रहा होगा जी, असर्शंस, ठीक है। असर्शंस को वेरीफाई करना, अगर ये अकाउंट बैलेंस है तो फिर आपकी असर्शन डिफरेंट है, अगर ये एक सेल या क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है तो आपकी सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिफरेंट है, आपकी असर्शन डिफरेंट है। ये हो गया जी, यहाँ आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई कर दिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये, जिस प्रोसेस के थ्रू बनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप उस प्रोसेस को वेरीफाई कर लें। ये आप ट्रांजैक्शन एक हो जाने के बाद एक वाउचर बिल्कुल हो गया, सब कुछ हो चुका है, वैसे तो ये प्रोसेस में भी हो चुका होगा, लेकिन प्रोसेस कंटिन्यूटी में चल रहा होगा, प्रोसेस अभी भी चल रहा होगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन हो गई, वाउचर बन गया। अब इसका वेरीफाई करना है तो बस इसके डॉक्यूमेंट्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो फिक्स एसेट की परचेज हो चुकी हुई है, सब कुछ हो गया है, सिंपल आपको रेट, यूजफुल लाइफ और करके तो आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई कर लेंगे। दूसरा तरीका है कि जिस प्रोसेस के थ्रू ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है, या जिस प्रोसेस के थ्रू ये फिक्स एसेट्स परचेज किए गए हैं, आप उस प्रोसेस को वेरीफाई कर लें, ठीक है जी। उस प्रोसेस को वेरीफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि वो प्रोसेस जब चल रहा है उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं। जितने देखिए, हर कंपनी कंट्रोल तो बना लेती होती है। जैसे पाकिस्तान में कानून है जी, कोई सिग्नल नहीं तोड़ेगा, ठीक है, उसको उसका चालान कर दिया जाएगा, ये कानून है। कवानीन तो बहुत सारे मौजूद होते हैं किताबों के अंदर, हर एक एक चीज पे कवानीन तो बने हुए हैं, कवानीन की कमी नहीं है। मसला किसका है जी? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कवानीन इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये मसला है। तो अब यह है कि जी कंट्रोल्स, उन्होंने कहा जी सब कुछ हो रहा है, बीआरएस जो है हमारी मंथली बेसिस पे बन रही है, ऑथराइजेशन हो रही है, बड़ा सब कुछ सिस्टम अच्छा चल रहा है, बताने में तो सब कुछ अच्छा होता है। अब जब आप इसको वेरीफाई करने लगे तो अब आप यहाँ पे एक काम करेंगे, आप इधर से फिर जब कंट्रोल प्रोसेस को वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जी यार ओके, जैसा एंटिटी ने बताया वैसा ही है, सिस्टम डॉक्यूमेंट्स, नैरेटिव नोट्स, सब कुछ आपने बनाया, फिर बकायदा वो आपने क्वेश्चनेयर के थ्रू भी आपने वेरीफाई किया चीज़ों को, ठीक है। आप करते क्या हैं आप करते ये हैं कि एक होता है वॉक थ्रू और एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉक थ्रू एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। होता है वॉक थ्रू और एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये डिफरेंट है। वो कहते हैं कि भाई देखें, आपको पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा, आप टीओसीज तक अभी तक नहीं जा, इसको टीओसीज भी बोलते हैं आपने, लेकिन एब्रीवेशन में लिखना, ये प्रैक्टिकलिटी में टीओसीज बोलते हैं। अच्छा, आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं कि नहीं, उससे पहले आप वॉक थ्रू कीजिए। वॉक थ्रू क्या है? वॉक थ्रू का मतलब यह है कि देखें, उन्होंने आपको बताया कि जी हमारा ये सिस्टम है, इसके ऊपर ये कंट्रोल्स लगे हैं, ओके। सबसे पहले तो कंट्रोल्स की तरफ आप अभी नहीं जाएंगे, पहले तो आप सिस्टम को समझिए। सिस्टम को कैसे समझेंगे जी? अच्छा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो इनिशिएट होती है वो इनिशिएट कौन करता है, ठीक है। तो अप्रूवल होती है बाद में, वो कौन करता है इस ट्रांजैक्शन की? ऑथराइज कौन करता है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, ये सारा आपने प्रोसेस सीखा, आपको मैंने बताया था कि जी कुछ फेजेस होती हैं, इनिशिएशन,
जो आपकी वहीं से होती है, फिर प्रोसेसिंग आ जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, देन फाइनल रिपोर्टिंग आ जाती है। 4 फेजेस आते हैं। आप इसको प्रोसेस को पूरा समझ लेते हैं। फिर आपको कहा जाता है कि जी आपने प्रोसेस समझ लिया। अब आप एक ट्रांज़ैक्शन पकड़ लीजिए, कोई भी एक ट्रांज़ैक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इतनी ज़्यादा सेल्स हुई हैं, उसमें से कोई एक सेल उठा लीजिए, एक ट्रांज़ैक्शन जो हो चुकी है। अब आपने ये देखना है कि क्या इन्होंने जैसा आपको बताया है, क्या वैसा ही सिस्टम वर्क करता भी है कि नहीं करता? ठीक है? अगर ये कहते हैं कि जी हम एंट्री करते हैं, तो हमने तो एक कंट्रोल चेक लगाया हुआ है, हमने तो एक्जिस्टेंस चेक लगाया हुआ है। अगर कोई गलत आईडी एंटर की जाएगी तो हमारा सिस्टम तो उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं करता। अब ये सारी चीज़ें आप पहले अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक ट्रांज़ैक्शन की पूरी ट्रेल देखेंगे। ओके जी, ट्रांज़ैक्शन सबसे पहले इनिशिएट हुई तो कैसे हुई? आप बिल्कुल उस ट्रेल से गुज़रेंगे, उस प्रोसेस से गुज़रेंगे कि जी जैसे-जैसे ट्रांज़ैक्शन ये बता रहे हैं वैसे हुई भी है कि नहीं। इसको कहते हैं कि जी वॉक थ्रू। सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शन सेलेक्ट करके एक ट्रांज़ैक्शन सेलेक्ट करके आपने उस पूरे सिस्टम को वेरीफ़ाई नहीं किया। आप अभी जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि क्या प्रोसेस वैसे ही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंट्रोल की तरफ अभी अगेन आपका फ़ोकस नहीं है। आप कह रहे हैं जी वैसे ही सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले ये तो देख लें, बाद में कंट्रोल की बात आ जाती है। आपको लगा जी आपने देखा, अच्छा वैसे ही चल रहा है, बड़ा कुछ अच्छा है। यहाँ से आपको एक बात तो समझ आ जाएगी और यहाँ से एक और बात भी समझ आ जाएगी। एक बात तो समझ आ जाएगी कि देखिए हाँ जी, जैसा कहा था वैसा ही है। वॉक थ्रू का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा निकला। एक होता है जी बड़ा अच्छा निकलना, गुड रिज़ल्ट, और एक है जी बैड रिज़ल्ट। ओके, अगर आपको बैड रिज़ल्ट नज़र आया, यानी कि इन्होंने जैसा कहा ऐसा-ऐसा होता है, वैसा होता कोई नहीं है। इन्होंने कहा जी कि बीआरएस मंथली बेसिस पे बनती है, बीआरएस बनती कोई नहीं है मंथली पे। अगर 3-4 महीने आराम से लग जाते हैं। इन्होंने कहा जी ट्रांज़ैक्शन पहले अप्रूव होती है, कोई अप्रूव-शरूव होती नहीं है, देखा है हमने। आप कहते हैं कि अगर ये जैसा बता रहे हैं वैसा है ही नहीं, तो आप कहते हैं कि जी मुझे अब अगर लगता है कि सिस्टम को सही फ़ॉलो नहीं किया जा रहा, तो फिर कंट्रोल्स के इसके ऊपर खाक लगे होंगे। फिर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म नहीं करते। ये आप फिर टीओसीज़ परफ़ॉर्म नहीं करते। अगर आपको जी कि प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही फ़ॉलो हो रहा है, ठीक है। आप कहते हैं अच्छा इसका मतलब प्रोसेस तो वैसे फ़ॉलो हो रहा है, अब मैं कंट्रोल्स भी टेस्ट कर लेता हूँ। मतलब जैसी एंटिटी बता रही है वैसे सब कुछ ठीक है। तो चलें, इस ट्रेल को तो मैंने वेरीफ़ाई कर लिया। अब मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि जी मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म करने हैं। क्योंकि मुझे आइडिया हो रहा है थोड़ा-थोड़ा कि अगर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म करूँगा तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ठीक है? तो मैं इस मज़ीद एडिशनल थोड़ी-सी वेरिफ़िकेशन कर लेता हूँ, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म कर लेता हूँ। रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। अब आगे भी 2 तरीके हैं। अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे आपको वॉक थ्रू का तो मिल गया, लेकिन पता चला कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जब नतीजा आया तो टीओसीज़ अच्छे नहीं हैं। और एक पता चला जी कि गुड है। ठीक है? अच्छा, अब ये जो है ना जब आपको पता चला, पहले तो आपने वॉक थ्रू करके कहा डिसाइड किया कि जी टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म करने हैं कि नहीं करने, बैड रिज़ल्ट है या गुड रिज़ल्ट। आपने कहा जी अच्छा रिज़ल्ट है, आप कहते हैं जी मैं टीओसीज़ परफ़ॉर्म कर लेता हूँ। बैड रिज़ल्ट है तो आप कहेंगे मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करूँगा क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। क्या जब वो अपने सिस्टम को फ़ॉलो ही नहीं कर रहे, प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं कर रहे, कंट्रोल क्या खाक फ़ॉलो हो रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, गुड रिज़ल्ट में भी आपने कहा जी वॉक थ्रू का रिज़ल्ट अच्छा आया है, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म कर लेता हूँ। अब ये भी तो हो सकता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म करने में पता चले सिर्फ़ वो एक ट्रांज़ैक्शन ही बड़ी अच्छी हुई थी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जब बाकी ट्रांज़ैक्शन देखी गई तो बैड रिज़ल्ट आया। अब वो फिर आपको कहते हैं अब क्या करना? अब तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म कर चुके हैं और अगर अच्छा रिज़ल्ट है तो क्या करना? और अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहे तो फिर क्या करना? अच्छा जी, अगर तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, तो आप सारा का सारा अपना फ़ोकस लेके जाते हैं किस पे? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफ़ॉर्म करते हैं, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म नहीं करते और आपको पता है कि फिर ये हाई हो जाएँगे आपका। लेट्स से अगर आपने सैंपलिंग बेसिस पे करना है तो हो सकता है आपको 100% जो है वो टेस्टिंग करनी ही पड़े। आपको अपना सैंपल ज़्यादा उठाना पड़े। तो आपको मैक्सिमम कवरेज करनी पड़ेगी क्योंकि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा, जब आपने कहा जी टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफ़ॉर्म तो किया लेकिन बैड रिज़ल्ट आया, अगेन आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे चले जाएँगे। कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव
तो अगेन आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर अब ओनली तो नहीं, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर अब आप जो है वो परफॉर्म करेंगे, और अगेन कि ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपके हाई लेवल पे किए जा रहे होंगे और ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। अब है जी नतीजा अच्छा निकला, वॉक थ्रू भी अच्छा था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का नतीजा भी अच्छा निकला। अब क्या आप कहते हैं कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर अभी भी परफॉर्म करने हैं, लेकिन अब लेस करना है। पहले आपने शायद आपने बहुत ज़्यादा आइटम सेलेक्ट करनी थी, अब आप लेट से कहते हैं कि जी चलें 50% तक भी कवरेज कर लूँ सैम्पलिंग के थ्रू, तो इट्स ओके, क्योंकि मेरे कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। जिस प्रोसेस से गुजर के ट्रांजैक्शन हुई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, वो प्रोसेस को मैंने वेरीफाई कर लिया, वो प्रोसेस बड़ा अच्छा है, उस प्रोसेस पे बड़े कंट्रोल्स लगे हुए हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि एरर या फिर फ्रॉड हो सके। मिसस्टेटमेंट का जो रिस्क है वो बड़ा थोड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, ये है जी आपके कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है। फिर उसके बाद वो आपको बताता है कि जी ISA जो 330 है आपका, इसका नाम है जी रिस्पॉन्ड टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इस तरह, तो वो आपको बताता है कि जी आप ISA 330 वो आपको बताता है कि जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करें तो आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, हु परफॉर्म्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइक आपने खुद किए हैं, ऑडिटर साहब ने मैनुअली चेक किया है, पर्सन ने किए हैं, या फिर आपने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज़ करके कैट्स यूज़ किए हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए। उस केस में फिर आपने तो नहीं किए, वो फिर कंप्यूटर ने किए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंसिस्टेंसी आ रही है। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि लाइक आज इस साल आपने 2016 में ऑडिटर ने मैनुअली टेस्टिंग की टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, 2017 में आप ऑटोमेटेड या कुछ और यूज़ कर लेते हैं, तो कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, ये आपने चेक करना है। इसके अलावा जो होता है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स को भी आपने देखना है कि वो ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन है कि जी इनडायरेक्ट कंट्रोल्स क्या होते हैं। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक होते हैं, ये सेपरेट है आपको, एक होते हैं डायरेक्ट कंट्रोल्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। अच्छा, मैंने इंश्योर करना है कि जी डेली बेसिस पे जितने भी मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, मतलब जो भी बच्चे फिजिकल क्लास ले रहे हैं, तो मुझे पता हो कि डेली कि कितने बच्चे आए, कितने बच्चे एब्सेंट थे, ताकि मंथ एंड पे मैं एक रिपोर्ट बना सकूं और मैं निकाल सकूं कि जी कौन सा बच्चा रेगुलरली आता है। कोई मुझे बताएगा इसमें मैं क्या कंट्रोल परफॉर्म करूं। हाँ जी, क्या परफॉर्म करूं कंट्रोल में। मिस किस टाइप का कंट्रोल कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि लाइक देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जी। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पता लगाना है कि डेली बेसिस पे सारे बच्चे जो भी आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास हो, प्रेजेंट हैं एब्सेंट हैं, ताकि मंथ एंड पे आप देख सकें कि जो रेगुलर बच्चा जो है वो कौन सा है। इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कंट्रोल अब क्या लगाएंगे आप, किस तरह आपको पता चलेगा जी डेली बेसिस पे कि कौन सा बच्चा आता है, कौन सा बच्चा एब्सेंट होता है। एग्जिस्टेंस चेक लगा सकते हैं हम। अगर अरे आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, तो आप याद कीजिए कुछ किस तरह से असलियत में आपका रिकॉर्ड अटेंडेंस। अटेंडेंस ली जाती है आपकी, ये कंट्रोल है। अटेंडेंस ली जाती है, वो शाही साहब आते हैं डेली बेसिस पे आपसे अटेंडेंस मार्क करवाए जाते हैं, करवाते हैं। ये कंट्रोल लगा हुआ है, आपको पता ही नहीं, ये कंट्रोल है। अब कंट्रोल सिर्फ डिजाइन नहीं किया और ये कंट्रोल हो गया जी कि कंट्रोल डेली बेसिस पे बच्चों की जो है वो अटेंडेंस मार्क की जाएगी, दिस इज कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन बकायदा जो शाही साहब आते हैं आपकी अटेंडेंस लेते हैं, सिर्फ लिखा नहीं गया किताबों में, अटेंडेंस ली भी जाती है, तो अटेंडेंस ये एक कंट्रोल है, ये एक डायरेक्ट कंट्रोल है।
ठीक है, डायरेक्टली अटेंडेंस लेने से आपको बता देता है कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आए, मंथ एंड पे आप निकाल लेंगे आराम से, आपका ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या अगर आपको याद हो तो अटेंडेंस जिस पे लगाते हैं आप, उससे पहले शाही साहब हर वीक पे या हर मंथ के जो स्टार्ट पे एक नई शीट उठा लाते थे, ऐसे ही था। यस मैम। पिछली शीट निकाल दी जाती थी, अगली शीट जो है वो उस मंथ की ले आते थे, पिछली शीट को उतार देते थे, अगली जो है वो ले आते थे। अच्छा, अब ये जो शीट है, क्या ये शाही साहब खुद प्रिपेयर करते थे? नो, मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक, ये शाही साहब खुद नहीं करते थे। अब इससे पीछे अब ये जो अटेंडेंस शीट है, ये शीट उसको किसी और ने प्रिपेयर करके दी होती है, लेट्स से एडमिशन ऑफिस ने, वही बता सकते हैं कि कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, इनरोल्ड स्टूडेंट्स, उनके नाम, उनकी लिस्ट वही बता सकते हैं। शाही साहब आके सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंडेंस लेंगे, वो एक डायरेक्ट कंट्रोल है। अब ये जो शीट प्रिपेयर करना, शीट प्रिपेयर करके देना, अब क्वेश्चन ये भी है कि वो शीट ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बच्चे हैं जो मौजूद हैं लेकिन उनके बच्चों के नाम वहां उस अटेंडेंस शीट पे आ ही नहीं रहे, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे शीट में तो मौजूद हैं लेकिन वो हो सकता है कि जी उनकी इनरोलमेंट कैंसिल कर दी गई हो लेकिन स्टिल शीट में मौजूद है। तो यहाँ पे ये देखिए अटेंडेंस शीट पे भी अब कुछ कंट्रोल लगाए जाएंगे कि ये जो अटेंडेंस शीट है ये भी रिलायबल हो। इसको कहते हैं कि जी अब ये जो शीट पे वर्क किया जा रहा है ये जो होंगे जी इनडायरेक्ट कंट्रोल। वो कैसे जी? वो एडमिशन ऑफिस खुद देखे कि जितने बच्चे मैं एंटर कर रहा हूँ वो विदाउट उसकी एनरोलमेंट, उनकी एनरोलमेंट हुई होनी चाहिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने फी पे ना की हो, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया, तो वो जो है वो इस शीट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या है जी कि आपके मेन जो कंट्रोल होते हैं उसको पीछे सपोर्ट करने वाली कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर भी जो कंट्रोल लगाए जाते हैं वो इनडायरेक्ट कंट्रोल्स कहलाते हैं। अब डायरेक्टली अगर शीट ठीक है, सब कुछ ये अटेंडेंस नहीं आपकी कैलकुलेट करके दे देगा। अटेंडेंस कैलकुलेट करना दिस इज योर डायरेक्ट कंट्रोल, और उसके पीछे ये जो शीट प्रिपेयर की गई, शीट ठीक हो, डेटा जो है वो रिलायबल हो, ये एक इनडायरेक्ट कंट्रोल। ओके हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जी भाई कुछ इनडायरेक्ट कंट्रोल्स भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये तो आपने जी, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे ये देखना चाह रहे हैं कि जो कंट्रोल्स हैं उसको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटी जो हैं अगर वो ठीक नहीं है, लेट्स से जैसे आपने अटेंडेंस शीट देखी, अगर वही सही नहीं है तो अटेंडेंस फिर सही मार्क नहीं हो सकेगी, फिर डायरेक्ट कंट्रोल भी कहीं कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे, वो वर्क नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल्स का होना भी जरूरी है। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ कैट्स पे। कैट्स क्या होता है? मैंने आपको बताया जी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स होती हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर और एक होती है आपके टेस्ट डेटा। ये कौन यूज करता है कैट? ऑडिटर। ऑडिटर यूज करता है, ये मैनेजमेंट यूज नहीं करती, क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं, ऑडिट करने हम गए हैं, उन्होंने तो कंट्रोल लगा दिए। अब हम भी समटाइम उन कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं कर पाते, हम उनको प्रोसीजर को खुद अप्लाई नहीं कर सकते, हमें भी फिर कंट्रोल चाहिए होते हैं, कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर आप कह लीजिए कि कुछ टूल्स होते हैं, जो आपको अगर मैं कहूँ कैट्स क्या होते हैं, तो कैट्स क्या होते हैं कि जो स्पेशलाइज किस्म की टेक्निक्स होती हैं, कुछ आप कंप्यूटर टूल्स यूज करते हैं ताकि आप ऑडिट को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। और यूजुअली जहाँ पे सिस्टम्स आईटी बेस्ड होते हैं, आपके जो हर एंटिटी मैनुअली चीजें नहीं कर रही होती, परचेज ऑर्डर मैनुअली नहीं बन रहा होता, सारा प्रोसेस पेपरलेस ही समटाइम इन्वायरमेंट बन जाता है,
तो वहां पे फिर उन्होंने अपने सिस्टम इतने अच्छे डेवलप किए होते हैं, हमने भी फिर अब ऑडिट करना है तो हमें भी इन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा अब मैंने आपको बताया कि जी एक होता है ऑडिट सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका टेस्ट डेटा। ऑडिट सॉफ्टवेयर के बारे में तो डिटेल वैसे हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अगर लेट्स से मैंने ऑडिट सॉफ्टवेयर की बात करती हूँ तो मैं फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहती हूँ। मैं फिक्स एसेट्स पे वर्क कर रही हूँ। अब ये आपको पता है कि जी ये दिस इज अकाउंट बैलेंस नॉन करंट एसेट, इसके ऊपर मैंने अपने सब सारे प्रोसीजर लगाने हैं। तो मैं उसके अंदर एक वैल्यूएशन असर्शन होती है, उसको वेरीफाई करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक मेरा प्रोसीजर है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। पता चला जी कि जिस सिस्टम करता क्या है, अब ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है खुद नहीं कैलकुलेट होती, बल्कि सिस्टम के अंदर जस्ट एसेट की जो परचेज डेट है वो डाल दी जाती है, उसकी यूजफुल लाइफ या रेट बता दिया जाता है, डेप्रिसिएशन सब कुछ खुद कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। एंटिटी ने लेट से अपना कोई ईआरपी सिस्टम लगाया हुआ है और उस सिस्टम के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और उस मॉड्यूल में एक फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का भी मॉड्यूल है। ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन वो जो है वो लेट से एक एसेट है उसकी कॉस्ट जो है वो लेट से 1 लाख है, तो उसने कहा जी कॉस्ट सिर्फ एंटर की और रेट बता दिया उसको और डेट ऑफ परचेज बता दी। अब वो डेप्रिसिएशन जो है वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन जो है वो खुद कैलकुलेट कर रहा है। अब अगर सिस्टम खुद ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है, फिर उसे रिकॉर्डिंग भी खुद ही हो रही है, लेजर्स में पोस्टिंग भी डिफरेंट जगह पे खुद ही वो करता जा रहा है, तो अब हमें ये देखना है कि ये सिस्टम ठीक करता है कि नहीं करता। ठीक है जी। अब कोई बंदा क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर रहा कैलकुलेटर पे, अब ये सिस्टम कर रहा है, तो अब हमें भी चेक करना है कि जी सिस्टम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम अपना कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, अपना ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज करके हम एक डेटा पकड़ेंगे। इसी डेटा को लेट से ये फिक्स एसेट की जो प्राइस ये है, हम वो डेटा एंटर करके तो हम उनसे कहेंगे जी हम देखते हैं कि ये हम इसको रन करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम उस ऑपरेशन को बकायदा परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि जी क्या इसने वाकई ही इतनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ओके। अच्छा अब आते हैं जी टेस्ट डेटा पे। टेस्ट डेटा क्या होता है कि जी ये अब आप यूज करेंगे, आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी है। टेस्ट डेटा क्या होता है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दी, अब यहाँ पे ये तो आप एक सब्जाने प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, अब आपका मकसद ये डेप्रिसिएशन और ये सारी चीजें कैलकुलेट करना नहीं है, बल्कि अब आपका मकसद है प्रोसेस को वेरीफाई करना। लेट्स से फिक्स एसेट शुरू में एक परचेज ऑर्डर बनता होगा, रिक्विजिशन बनती होगी, परचेज ऑर्डर बना, फिर आपको इनवॉइस सप्लायर से मिलती होगी, फिर एक गुड्स रिसीट नोट बनता होगा, फिक्स एसेट जब आ जाता होगा तो आप एक गुड्स रिसीट नोट पे साइन कर देते हैं। ठीक है जी। ये एक प्रोसेस होगा। अब आपने इस पूरे प्रोसेस को वेरीफाई करना है। अब आपको पता हो चलता है कि जी आपकी एंटिटी के अंदर भी डिफरेंट सिस्टम है। एक बिलिंग का सिस्टम है, लाइक अगर वो सेल कर रही है तो एक बिलिंग का सिस्टम अलग मौजूद है, सेल को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग सिस्टम मौजूद है। ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट सिस्टम मौजूद हैं। अब आप फिर क्या करते हैं, क्योंकि आप पूरी ट्रांजेक्शन को नहीं वेरीफाई कर सकते, नहीं कर सकते, आप फिर क्या करते हैं कि जी आप रेलिवेंट आप 1 घंटे का डेटा उठा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए बिलिंग 1 घंटे के अंदर कितनी कितनी ज्यादा सेल्स हो जाती हैं, कितनी रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप पूरे साल की ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं कर सकते। आप अपना एक टेस्ट डेटा बनाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे आपने टूल्स जो आपके पास मौजूद होते हैं जिसके अंदर कुछ आप 1 घंटे का डेटा एंटर करते हैं। ठीक है। बिलिंग सिस्टम में जो आपका डेटा है, रिकॉर्डिंग सिस्टम में आपका जो डेटा है, आप वो डेटा अपनी टूल में एंटर करते हैं और 1 घंटे का डेटा आप निकाल के उसको आपस में मैच करते हैं कि क्या वाकई ही बिलिंग सिस्टम में भी वही डेटा यूज हो रहा है, रिकॉर्डिंग सिस्टम में वही डेटा यूज हो रहा है, सिस्टम अपना सही वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो ये होता है क्या, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा की टेक्निक, आप सारी की सारी लेट से यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन आपने पूरी कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे आप सारी की सारी सेल्स वेरीफाई नहीं कर सकते। आप 1 घंटे का लेट से डेटा उठा सकते हैं, 2 घंटे का उठा लिया, आधे घंटे का उठा लिया, इसी तरह चल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं और डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स यूज किए होते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे भी दो हैं तरीके। एक होता है थ्रू द कंप्यूटर अप्रोच और एक होती है अराउंड द कंप्यूटर। मुझे कोई बताएगा टेस्ट डेटा जो आपने टेक्निक यूज की है वो अराउंड द कंप्यूटर की है या थ्रू द कंप्यूटर की है? Through the computer. थ्रू द कंप्यूटर की है। थ्रू द कंप्यूटर का मतलब ये है कि आप उसके सिस्टम के अंदर घुस गए हैं। आपने यही किया है, आप सिस्टम के अंदर घुस गए, सिस्टम को अब चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आप अराउंड द कंप्यूटर अगर करते तो आप सिंपल कहते कि जी कुछ ट्रांजेक्शंस की आप रिपोर्ट निकलवा लेते, तब सिस्टम के तो जाके अंदर वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कहते हैं, इसकी रिपोर्ट निकाल लें जरा। अब उस रिपोर्ट को मैनुअली चेक करना शुरू कर दें। ठीक है जी, रिपोर्ट को मैनुअली चेक करना शुरू कर दें, तो ये है जी अराउंड द कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर सिस्टम को अंदर से वेरीफाई नहीं किया, बल्कि आपने रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट के ऊपर जो कैलकुलेशन वगैरह आपको नजर आएंगे जी, अच्छा ये बिलिंग सिस्टम के साथ मैच करती है, ये फिगर जो है यहाँ पे भी ठीक आ रही है। मैनुअली कैलकुलेटर पे आपने इसे चेक कर लिया, कैलकुलेटर या फिर एक्सेल पे, अगेन इसको भी मैनुअल में ही कहते हैं। तो थ्रू द कंप्यूटर ये कि इसका मतलब टेस्ट डेटा जो है वो आपका थ्रू द कंप्यूटर होगा। जब आप सिस्टम के अंदर डेटा को वेरीफाई करना चाहते हैं, सिस्टम को वेरीफाई करना चाहते हैं वो ठीक तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वहां पे आप टेस्ट डेटा यूज करते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपसे सवालात पूछे जाएंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने इन एग्जाम भी आपसे ये 4 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल है जी, आपको सिचुएशन दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है जी आइडेंटिफाई कीजिए कंट्रोल वीकनेसेस, या फिर जिसे कह सकते हैं रिस्क। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल वीकनेसेस तो आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई कंट्रोल वीकनेस तो आपने आइडेंटिफाई कर ली, लेट्स से जैसे इन्वेंट्री की एक कंट्रोल वीकनेस आपने देखी कि जी डॉक्यूमेंट्स जो इन्वेंट्री शीट्स हैं वो प्री नंबर्ड नहीं है और समथिंग इस तरह से, बीआरएस जो है उसके ऊपर प्रिपेयर के सिग्नेचर नहीं है, ये एक रिस्क है, ये कंट्रोल वीकनेस आपने आइडेंटिफाई की। अच्छा, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी बताना है। ये तो आपने रिस्क बता दिया, तो बताइए फिर आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव? लाइक आप जो कंट्रोल अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए लगाना चाह रहे हैं? आप कहते हैं कि जी लाइक मैं प्रिवेंट करना चाहता हूँ कि अनऑथोराइज एक्सेस ना हो, या फिर मैं डिटेक्ट करना चाहता हूँ, या फिर आप कहते हैं कि जी मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, जो भी है। तो आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? आप कुछ इसी में से चीजें जो है वो फॉलो कर देंगी इसके अंदर। ठीक है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए? टू रिड्यूस द रिस्क, टू रिड्यूस या एलिमिनेट द रिस्क। तीसरा आएगा जी कि आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये है, तो कंट्रोल्स क्या लगाने चाहिए फिर? व्हाट शुड बी कंट्रोल्स? ठीक है, ये आप चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं, इंटरनल कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या क्या लगाने हैं। और चौथा सवाल आपका होगा जी कि कंट्रोल्स तो ये मौजूद हैं, अब आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे? हाउ विल यू टेस्ट दी कंट्रोल्स? ये है जी आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और ये आपको पता है जी ये आपका चैप्टर 6 है और ये आपका चैप्टर 5 है। कोई भी सवाल आता है सबसे पहले आपको वीकनेस का पता हो, इशू का ही नहीं पता, सबसे पहले तो देख ये है ना प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है भाई, मसला क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है जी,
अगर मसला ये है तो फिर आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अचीव क्या करना चाहते हैं आप? और व्हाट शुड बी कंट्रोल्स? कंट्रोल क्या होना चाहिए फिर? क्या इंटरनल कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं आप? इंटरनल कंट्रोल वो आपने सारे सीखे हैं जी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथराइजेशन कंट्रोल्स, एक्यूरेसी कंट्रोल, कंट्रोल टोटल, और ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बताए, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रही हूँ, मैं इन प्रोसेसेस की बात कर रही हूँ, लाइक सेल, परचेज, और यहाँ पे जो कंट्रोल्स लगेंगे वो जनरल आईटी कंट्रोल्स होंगे या एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे? हाँ जी, मिस किस पे, सेल पे, परचेज पे, इन पे जनरल पूछ आईटी रही हैं? कंट्रोल्स होंगे या एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे? एप्लीकेशन कंट्रोल होंगे। ये जब मैं ट्रांजैक्शंस को अब वेरीफाई करूंगी आगे, सेल्स का, परचेज का पढ़ने जा रही हूँ, प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं हम। अब यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, वो कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे या जनरल आईटी कंट्रोल्स होंगे? एप्लीकेशन होंगे। जनरल होंगे। जनरल आईटी नहीं होगी? एप्लीकेशन होंगे, क्योंकि अब मैं, हाँ जी, मिस एप्लीकेशन हाँ होंगे जी, मैं कह रहा हूँ। अब मैं ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके चीजों को देख रही हूँ। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे। जनरल आईटी कंट्रोल तो वो ऑलरेडी लगे होंगे भाई, जब नया सिस्टम डेवलप हुआ होगा, कंटिन्यूटी सिस्टम की क्या है, ये सारा कुछ तो वो हो चल रहा होगा, वो तो एंटिटी लेवल पे होंगे। अब मेरा फोकस जो है वो सेल के सिस्टम, परचेज के सिस्टम, अलग अलग एक प्रोसेस पे आ गया। तो मैंने कहा जी अब ट्रांजेक्शन लेवल पे जाके मैंने चीजों को देखना है, एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, वो किस तरह से होती है, उसका पीछे पूरा फ्लो क्या चल रहा है। ये यहाँ पे अब जो मैं बात कर रही हूँ वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स की बात कर रही हूँ, और आपके दिमाग में फौरन एप्लीकेशन कंट्रोल्स आ जाने चाहिए। क्या होते हैं जी एप्लीकेशन कंट्रोल्स? एग्जांपल बता दीजिए जरा जल्दी से। बताइए भाई। मतलब ऑथराइजेशन कंट्रोल, अकाउंटिंग कंट्रोल। आपको पता है कि एप्लीकेशन कंट्रोल 4 लेवल पे लग रहे होते हैं, इनपुट लेवल पे, और प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग लेवल पे, प्रोसेसिंग होती है डेटा की, और डेटा फाइल्स। जो आपकी फाइल मेंटेन हो रही है उस पे, और आउटपुट। आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट। अब फिर हमने फर्दर देखा इनपुट के अंदर कौन कौन से कंट्रोल होते हैं। हाँ जी, बताइए। ऑथराइजेशन, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस। ऑथराइजेशन, एक्यूरेसी कंट्रोल्स, कि जो ट्रांजैक्शन इनपुट की जा रही है वो ऑथराइज है, जो ट्रांजैक्शन इनपुट की जा रही है वो एक्यूरेट है, और कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कंट्रोल, कि जो इनपुट की जा रही है ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट भी है कि नहीं है, कहीं मिस तो नहीं हो गई। प्रोसेसिंग में क्या था? प्रोसेसिंग में मिक्स था, वह यहाँ पे एक्यूरेसी कंट्रोल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था कि एक्यूरेसी कितनी है, जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है वो एक्यूरेट है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे मेजरली हम देख रहे थे जी एक्यूरेसी कंट्रोल्स। कंप्लीटनेस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगेन, लेकिन ऑथराइजेशन यहाँ पे नहीं देख सकते, क्योंकि ऑथराइजेशन तभी होती है जब एक बार ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है इनपुट होने से पहले। प्रोसेसिंग जब हुई उससे पहले आपको क्या वो देखनी है, ऑथराइजेशन। तो डेटा फाइल पे आपके कुछ कंट्रोल थे, क्या थे जी? तो ये इसके लिए मैं आपको चैप्टर 5 रेफर करती हूँ, वो जरा आप साथ रिवाइज कीजिए साथ साथ वो उसका, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अमल दखल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ एक तो आपकी एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन कंट्रोल्स की, प्लस आपने कंट्रोल एक्टिविटीज देखी थी। क्या होती हैं जी कंट्रोल एक्टिविटीज? जल्दी से बता दीजिए भाई, कितनी होती हैं? 4 होती हैं। 4 होती हैं। एक क्या था? परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू, फिजिकल रिकॉर्ड, फिजिकल और कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल्स, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ओके,
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक रह गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है जी, इसमें आपने देखा था जी कि जनरल आईटी कंट्रोल होते हैं और एप्लीकेशन कंट्रोल होते हैं। आप देखेंगे ये कंट्रोल एक्टिविटी सारी हमारे यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही होंगी, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं ये आपके ट्रांजैक्शन लेवल पे भी हो सकते हैं और ओवरऑल बिजनेस लेवल पे भी हो सकता है। फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे आपके एप्लीकेशन कंट्रोल में नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन कंट्रोल जो है आपके स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो रहे होते हैं। तो फिजिकल सिक्योरिटी हाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमारे किसी काम की नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ये बार बार यहाँ पे देखेंगे, और ये एप्लीकेशन कंट्रोल, इस पे खास जरा फोकस होगा हमारा। चलिए ये सवाल पूछ लिए आपने, ये 4 सवाल आपने पूछने हैं। अब हम इंडिविजुअल बेसिस पे, सबसे पहला हमारा है जी सेल्स सिस्टम। इंडिविजुअल बेसिस पे एक एक सिस्टम को, एक एक प्रोसेस पे जाएंगे और देखेंगे कि उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। और उस एक एक स्टेप पे हम देखेंगे कि क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, और आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे कंट्रोल्स को। ये 4 आंसर हमने करने हैं एक एक स्टेप पे। लेट से मैंने सबसे पहले अपना सेल सिस्टम बनाया, सेल का प्रोसेस। वो कहते हैं कि जी आपके पास यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। जब सेल होती है तो सबसे पहले क्या होता है, सेल के प्रोसेस में सबसे पहले कस्टमर ऑर्डर करता है, ऐसे ही कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा जब तक तो सेल नहीं होगी। ओके, कस्टमर ऑर्डर जो कर रहा है वो, दूसरा स्टेप क्या होता है बताइए। आप सोचे ना कि जी आपने कोई चीज ऑनलाइन फॉर एग्जांपल ऑर्डर की, उसके बाद क्या होगा, आपको क्या मिलेगा ऑर्डर करने के बाद? ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी पहले, तो इनवॉइस जनरेट होंगी, गुड डिस्पैच होंगी। ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, वो सारा कुछ होगा, उसके बाद आपको गुड्स मिलेंगे, ठीक है जी। गुड डिस्पैच उसके होंगी। बाद आपकी गुड्स डिस्पैच होंगी, डिस्पैच ऑफ गुड्स, और बाद में इनवॉइस इनवॉइसिंग होगी, ठीक है, इनवॉइस। और फिर क्या होगा जी, फिर आप ये डिस्पैच करने के बाद अब आप आ जाएंगे उसको रिकॉर्ड करने पे अपने सिस्टम में। अब आपने सेल्स को अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेना है, रिकॉर्डिंग द सेल्स इन अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। जब तक कस्टमर ऑर्डर कर रहा होता है तब तक आपके जो रिकॉर्ड होते हैं आपके जर्नल में कहीं कोई एंट्री नहीं हो रही होती। अगर आपको याद हो तो आपकी एंट्री कब शुरू होती है, जब असल में सेल हो जाती है। आप एंट्री यहाँ पे आके जो करते हैं वो होती है रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, लेकिन ये एकदम से नहीं हो जाती, उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है। अब ये प्रोसेस को हमने समझना है। कस्टमर जब ऑर्डर करता है, ठीक है, अब आपने ये पहला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट स्टेप पे अब आपने 4 चीजें देखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपने ये 4 सवाल, रिस्क क्या हो सकते हैं उस स्टेप में, आपका फिर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या हो, इंटरनल कंट्रोल क्या अप्लाई करेंगे, और आप फिर उन इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कैसे करेंगे। चलें, मैं 4 कॉलम आपके बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखना है जी रिस्क। मैं पहली फेज की बात कर रही हूँ, पहला स्टेप की बात कर रही हूँ। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो कस्टमर ऑर्डर करने से लेके ये डिस्पैच होने से पहले पहले तक क्या क्या आपके पास रिस्क हो सकते हैं। दूसरा मैंने क्या कहा जी, रिस्क है तो फिर आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये है तो फिर आपके इंटरनल कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, क्या इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर 5 भी यूज होगा यहाँ पे। और उसके बाद आएगा जी
आप उन कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करेंगे? ओके, तो ये 4 सवाल मुझे इसका आंसर आ गया तो मैं कंट्रोल लिखने के काबिल हो गई और मैं टेस्ट को कंट्रोल भी कर सकती हूँ आराम से। ओके, सबसे पहला रिस्क क्या होगा जी? इसको चले हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला, हमारी जो 10:30 11:30 से 12:30 होगी। तो क्लास नेक्स्ट आपने मिस नहीं करनी। आप देखेंगे कि एक प्रोसेस के सीखने के बाद जब आगे हम प्रोसेस तक पहुंचेंगे, हम काफ़ी चीज़ें खुद ही लिख रहे होंगे, बिलीव मी, खुद ही लिख रहे होंगे। और ये जो आपको सिखाया जा रहा है, ये एक कह लीजिए कंप्लीट लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ये जस्ट आपको गाइड करने के लिए कि पेपर में जब सिचुएशन आएगी तो आपने किस वे में सोचना है, किस तरह अपने थिंकिंग प्रोसेस को बूस्टअप करना है, थोड़ा सोचना किस अंदाज में, किस डायरेक्शन में जाना है कि आपको रिस्क और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पता लगे। ठीक है जी, चले हम इसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं और बाकी मिस बच्चे भी आ जाएं क्योंकि ये लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जी माजिद। मिस ये जो हम बना रहे हैं कंट्रोल वीकनेस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कंट्रोल और जो लास्ट पॉइंट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये कौन बनाएगा, ऑडिटर या मैनेजमेंट? नहीं, ये देखिए ज़रा, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल होते हैं वो आपने परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो नहीं ना जाती परफॉर्म कर लेंगे। पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, पहले आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, उसके बाद फिर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। ये पहले 2 स्टेप है। जो रिस्क वाला है, आपका जो रिस्क वाला है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और इंटरनल कंट्रोल, ये आप सारी की सारी ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। वो उससे पूछेगा सर आपके, अच्छा कोई ऑर्डर किस तरह से रिसीव होता है, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अब वो उसके बाद रिस्क खुद आइडेंटिफाई कर रहा है। अच्छा, वो खुद रिस्क आइडेंटिफाई करता है तो वो फिर मैनेजमेंट से डिस्कस करता है कि सर अच्छा ये रिस्क है, आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, ये अचीव करना चाहते हैं, आपने कंट्रोल्स क्या लगाए हुए हैं, ये उनसे पूछेगा। अब ये इनको टेस्ट करेगा। ये प्योरली ऑडिटर का काम है बाद का, जब वो अंडरस्टैंडिंग भी ले लेगा, वॉक थ्रू भी परफॉर्म कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, उसको समझ आ गई पूरी सिस्टम की, अब वो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेगा। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे की क्लास में देखते हैं और समझ आ जाएगी आपको। ठीक है जी, ठीक है ओके माजिद, ओके मिस। चलें बाकी क्लास को ज़रा मोटिवेट कीजिए कि वो क्लास लें, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।